घटना हुई थी। 1905 में एक घटना घटी जिसे हमने कहा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन। तो यह बंगाल विभाजन, जब करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तो इस समय पर बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर दो भागों में बांटने का प्रयास किया गया और इस दिन शोक दिवस संपूर्ण बंगाल में मनाया गया। तो इसी के कालांतर में 1906 में एक आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आप लोगों ने देखा कि भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और उन्हें जलाना शुरू कर दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी भर्त्सना की, मतलब कि उन्होंने कहा कि अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। तो 1906 का स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद की जागृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी बीच 1906 में ही एक मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई, जिसका कार्य था मुस्लिमों के अधिकारों और हितों के लिए कार्य करना। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इन लोगों के वैचारिक मतभेद हो जाया करते थे, इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1907 में आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो सूरत विभाजन हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पॉलिसी थी 1885 में जब इसकी स्थापना हुई, वहां से 1907 तक यह एक प्रकार से प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, जिसे गरम दल के नेता लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो इन लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने देश में, अपने अधिकारों के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ये तो गलत बात है। इसीलिए सूरत में विभाजन हो गया था। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय पंजाब में और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, विपिन चंद्र पाल भी बंगाल में। तिलक का सेनापति कहा जाता था विपिन चंद्र पाल को। तो यह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे और कह सकते हैं कि यह गरम दल के नेता थे। इसीलिए सूरत में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ यह अधिवेशन दो भागों में बट गया, जिसे हमने कहा गरम दल और नरम दल, जो बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में फिर से एक हो गए थे। उसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, इन तीनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसे हमने लखनऊ पैक्ट कहा। 1916 का बहुत ही महत्वपूर्ण इनका अधिवेशन हुआ था अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता। 1907 के पश्चात जब यहाँ पर देखा गया कि करजन के द्वारा बंगाल विभाजन करने से सांप्रदायिकता बहुत फैल रही है, तो और मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि हमारे अधिकारों को अलग करिए, हमें अधिकार दीजिए। तो इसी क्रम में 1909 में तत्कालीन जो वायसराय थे उनका नाम था मिंटो और भारत सचिव थे मार्ले। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से एक अधिनियम लाया गया। तो इस अधिनियम में सर्वप्रथम मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि यदि कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां पर जो इलेक्शन होगा वहां पर मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा होगा और जो वोट देंगे वह भी मुस्लिम से ही देंगे। यह पृथक निर्वाचन की पॉलिसी यहाँ पर अपनाई गई और यह कहा गया कि इस समय पर मिंटो के द्वारा पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग यहाँ पर मान ली गई और उसी का परिणाम था कि बाद के समय में भारतवर्ष का बंटवारा हो गया, क्योंकि धर्म के नाम पर यहाँ पर सांप्रदायिकता फैल चुकी थी। तो 1909 का अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने लगी। तो ब्रिटिश साम्राज्य को 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा और तत्कालीन जो वायसराय थे हार्डिंग हार्डिंग के द्वारा 1911 में यहाँ पर दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार के अंतर्गत जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय पर जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी, इनका स्वागत किया गया। जॉर्ज पंचम और मैरी का स्वागत किया गया और इस समय पर कहा जाता है कि बहुत सारा पैसा खर्च किया गया इनके स्वागत में और बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए यह घोषणा की गई कि आज से कलकत्ता के स्थान पर भारत की जो राजधानी होगी वह दिल्ली होगी। दिल्ली केंद्र में होने की वजह से दिल्ली को राजधानी बनाया गया और वर्तमान में भी हमारी राजधानी दिल्ली है, जो 1912 में विधिवत रूप से स्थानांतरित हो चुकी थी। तो हार्डिंग के द्वारा यह कार्य यहाँ पे किया गया और जॉर्ज पंचम मैरी दिल्ली दरबार में यहाँ पर आए थे।
बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। और इसी बीच क्रांतिकारी गतिविधियों में आपके सिलेबस में एक और है 1914 का एक प्रकरण कामागाता मारू। यह मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा दिया कि क्या है। कामागाता मारू प्रकरण, कनाडा सरकार ने कुछ भारतीयों को अपने देश में आकर व्यापार करने और घूमने की इजाज़त दे दी गई थी 1914 में। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरदीप सिंह, यह भी सिख थे। तो इनके द्वारा एक जहाज यहाँ पर कामागाता जहाज यहाँ पर किराए पर लिया गया और लगभग 300 से अधिक जो लोग थे उन्हें लेकर कनाडा की सैर पर निकल गए। पानी का जहाज था, कनाडा की सैर पर निकल गया और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से आधे रास्ते से इन्हें लौट कर आना पड़ा और यहाँ पर आकर अंग्रेजी सेना से इनका मुकाबला हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इतिहास में बहुत ही इस घटना की निंदा की गई और यह घटना आज भी कामागाता मारू प्रकरण के नाम से विख्यात है। और अभी भी वर्तमान में कनाडा सरकार के द्वारा भी इसके बारे में माफ़ी मांगी गई थी कि उस समय पर जो भी ये घटनाक्रम हुआ, सभी देशों में भारत और कनाडा सरकार के संबंध वर्तमान में अच्छे चल रहे थे। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चला 1918 तक। तो इस बीच का घटनाक्रम में हमने देखा कि 1914 में एक चीज और हमने पढ़ी थी जिसे हमने कहा होम रूल। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन क्या था? हमने कहा कि इसके जो प्रेरणा में दो लोगों का नाम आता है, एक आता है एनी बेसेंट का और एक आता है बाल गंगाधर तिलक का। एनी बेसेंट अग्यार मद्रास में इसका प्रचार प्रसार करती थी और तिलक महाराष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार करते थे। तो यहाँ पर देखा कि जो एनी बेसेंट थी वह एक आयरिश महिला थी और एक संस्था हुआ करती थी वहाँ की, उसे हमने कहा थियोसोफिकल सोसाइटी, उसकी एक सदस्य थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य होने के नाते भारत में आकर इनके द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया उसी की तर्ज पे और बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़े और इनके द्वारा स्वशासन की मांग की गई। स्वशासन की मांग की गई। स्वशासन से मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का शासन। एक प्रकार से अभी हम गाँव की बात कर रहे हैं तो गाँव का शासन ग्राम प्रधान कर रहा है, तो उसी प्रकार से अपने अधिकारों के लिए इन्होंने सर्वप्रथम स्वशासन की मांग होम रूल आंदोलन के लिए ही की थी। और इन्हीं बेशक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आवाज़ उठाती थी। जैसे कि हमने अभी पिछला थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में सोच रहे थे थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पहले हम जितना संविधान के बारे में मतलब महत्वपूर्ण है उसी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने, जैसा हमने कहा, गरम दल के नेता थे और इन्होंने केसरी और मराठा अपने समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल गंगाधर तिलक और ये देखें तो जो महात्मा गांधी थे, इस समय तक महात्मा गांधी भी यहाँ पर आ चुके थे। 9 जनवरी 1915 को हमने बात की। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। तो इनकी पॉलिसी कैसी थी? महात्मा गांधी का जो पार्ट था वह था सत्य और अहिंसा का। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। यहाँ पर देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक भी के जीवन पर भी भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था और हमारे गांधी जी के जीवन पर भी गीता का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था। दोनों गीता से प्रेरित थे लेकिन दोनों के विचार और पॉलिसी फिर भी अलग अलग थे। तो जब महात्मा गांधी का यहाँ पर पदार्पण हुआ 9 जनवरी 1915 को, तो उन्होंने देखा ये ऊपर एक इतने सारे आंदोलन यहाँ पर हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इससे पहले हम दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अपना हाथ आजमा के आ गए थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ना है, क्योंकि बैरिस्टर उन्होंने की थी, वकील थे पेशे से और भली भांति जानते थे, अपने अधिकारों के प्रति सजग थे। तो 1915 में उनके द्वारा जब यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, अभी हमारा युद्ध चल रहा है, आप हमें सहयोग कीजिए, हम आपको स्वशासन, हम आपको स्वराज प्रदान कर देंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, भारतीयों से, इन लोगों से सबसे पहले आकर अपने गुरु से मिले। इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले।
तो गोखले जी से मिले, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह किया है और मैं भारत में आज़ादी के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो गोखले ने कहा पहले आप यहाँ की स्थिति को जानिए, यहाँ पर भ्रमण कीजिए, यहाँ कैसे किस प्रकार से हमें प्रशासन व्यवस्था है, कैसे अपनी मांगों को रखना है, इस चीज़ को आप देखिए। तो उस समय पर गोखले के कहने पर 2 वर्ष तक राजनीतिक भ्रमण गांधी जी ने किया और यहाँ के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रेरित किया गया। तो इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा महात्मा गांधी। और इसी टाइम पे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों की सेवा की गई महात्मा गांधी के द्वारा। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, जो ब्रिटेन की जो संसद थी, उनके द्वारा में महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई इस समय पर। तो महात्मा गांधी ने धीरे धीरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भ्रमण किए और देखा कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तो 1917 में इनके द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह किया गया, जिसे हमने कहा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार वर्तमान बिहार में है। तो यहाँ के एक राजस्थानी नेता थे, किसान नेता थे, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। तो उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना था कि दक्षिण अफ्रीका में भी इनके द्वारा रंग भेद नीति और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विभिन्न सत्याग्रह किए गए और अंग्रेज इनकी बातों को मान भी लेते हैं। तो इनके पत्र व्यवहार करने पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे और वहां पर देखा कि यहाँ पर एक पद्धति है जिसे हमने कहा 3 कक्षा पद्धति। 3 कक्षा पद्धति क्या थी कि जो बंगाल के जो किसान मजदूर थे, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अग्रिम धन देकर अपनी भूमि पर 3/18 भाग में नील की खेती करने पर विवश किया जाता था। तो नील की खेती अगर आपको करनी है, नील की खेती करने के लिए उस समय पर क्या था कि नील के दाम बहुत कम हो गए थे। नील के दाम कम होने का मतलब था कि सिंथेटिक कलर की खोज उस समय तक हो चुकी थी और सिंथेटिक कलर की खोज होने की वजह से नील का दाम उन व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा था, उन किसानों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी वह विवश थे। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था 3 कक्षा पद्धति को लेकर, क्योंकि किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर किया जाता था और जर्मनी में सिंथेटिक कलर की खोज होने की वजह से उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा था। तो गांधी जी के कहने पर बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने यह पद्धति को समाप्त कर दिया गया, जिसे 3 कक्षा पद्धति चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है 1917। उसके बाद 1917 के बाद 1918 में एक आंदोलन हुआ जिसे हमने कहा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था, इस समय पर जो मिल मालिक हुआ करते थे, उन लोगों ने मजदूरों का प्लेग भत्ता समाप्त कर दिया था। तो प्लेग भत्ता समाप्त होने की वजह से उनकी जो सैलरी होती थी वो वैसे ही पहले से ही बहुत कम हुआ करती थी और प्लेग भत्ता बंद होने की वजह से जो भारतीय मजदूर थे उन लोगों के द्वारा हड़ताल की गई और गांधी जी को कहा गया कि आप हमारे लिए ब्रिटिश अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारी मांग रखी है कि प्लेग भत्ता समाप्त न किया जाए। जैसे वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है, तो उस समय पर जो प्लेग और हैजा हुआ करता था वह इसी प्रकार से फैला करता था, जिससे कई जानें भी जाया करती थी। और विभिन्न उस समय पर देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न आयोग भी बैठाए गए ताकि इसके लिए कार्य भी किए गए। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए मजदूरों को प्लेग भत्ता दिया जाता था और साधारण सी बात थी कि प्लेग भत्ते से वह लोग अपना इलाज और अन्य पूर्ति कर सकते थे। तो गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद 30% के इनके प्लेग भत्ते को जो है जारी कर दिया गया था। तो अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन भी सफल आंदोलन हो गया। उसके बाद 1918 में ये एक अन्य आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जिसे हमने कहा खेड़ा सत्याग्रह।
खेड़ा सत्याग्रह में उस समय पर जो किसान थे वह कर देने के लिए विवश कर दिए गए, जबकि खेती नहीं हो रही थी और उस समय पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो किसान लोगों से जबरन उनकी पैदावार से भी ज़्यादा, वो कहने का मतलब है कि पैदावार हुई नहीं और टैक्स देने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बाध्य किया जा रहा था। किसान इसमें असमर्थ थे, तो गांधी जी के कहने के बाद गांधी जी ने चर्चा की, मध्यस्थता की और उसके बाद इनका टैक्स भी माफ़ कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था यह उद्योग और श्रमिकों से संबंधित था, और नील की खेती चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह यह किसानों से संबंधित था। तो कभी एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा जो सत्याग्रह था, आंदोलन था, वह किसानों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा? यह सॉरी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसके इसी टाइम पर 1919 में कुछ घटनाएं और घटी थी। 1918 के बाद 1919 में हमने देखा कि एक आया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत इसे हमने काला कानून कहा, जो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून हुआ करता था। और इस समय पर स्थिति ऐसी थी कि किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो सिडनी रॉलेट के द्वारा यह एक्ट लाया गया और इसका खामियाजा हमारे दो स्थानीय नेता थे जिनका नाम था सतपाल और किचलू। डॉक्टर सतपाल और किचलू नामक दो स्थानीय नेता थे पंजाब के। तो यह इन दोनों की गिरफ्तारी संदेह के आधार पर की गई, तो संपूर्ण जनता में असंतोष फैल गया। और इसी असंतोष के साथ ही 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक बैसाखी के दिन सभा हुई और उस सभा में यह चर्चा की गई, लेकिन जो तत्कालीन जो पंजाब के जो शासक थे जनरल डायर के द्वारा यह गुप्त सूचना दी गई कि वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ रणनीति तैयार हो रही है। तो इस जलियांवाला बाग के सभी गेटों पर डायर की सेना ने उस गेट को घेर लिया और सभी गेटों से डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जो बीच में कहा जाता है कि यहाँ पर कहीं कुआं था, तो जितने लोग बच्चे यहाँ पर मेले के दिन था सभी लोग घूम रहे थे, तो सभी लोगों ने भीड़ देख के यहाँ पर इकट्ठा हो गए। और बाद में जब डायर ने अपने सैनिकों को फायर का आदेश दिया, तो गोलियों से बचने के लिए कुछ लोग भागा दौड़ी में, बच्चे तो दब के वैसे ही मर गए और कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद कूद गए। और उस समय पर इसमें इस जो मतलब जो ये घटना थी, इससे आहत होकर एक कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम गिरधारी लाल था। तो वह इसके प्रत्यक्ष गवाह थे कि किस प्रकार से यहाँ पर घटनाक्रम हुआ। तो अंग्रेजी हुकूमत ने लीपापोती करने के लिए एक आयोग बैठाया जिसे हंटर आयोग कहा गया। हंटर आयोग या हंटर कमीशन, यह समिति कहेंगे इसे, आयोग में थोड़ा समिति, हंटर समिति, क्योंकि एक हंटर आयोग 1882 में शिक्षा के लिए बैठाया गया था। ठीक है, तो ये 1919 के बाद 1919 में एक हंटर समिति, और हंटर समिति ने अपनी जो सिफारिश थी वह ब्रिटेन की संसद में दी। ब्रिटेन की संसद में उनके द्वारा यह कहा गया कि जो जनरल डायर था यथास्थिति को भांपने में असमर्थ रहा और उसने आतिशबाजी में गोली चलाने का आदेश दे दिया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और बाद में यह दीपापोती के बाद यह सरकार ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक घोषित किया और सोने की मूठ वाली तलवार और सम्मान ब्रिटेन की संसद में प्रदान किया। तो यहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने आहत होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय और इन लोगों की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया था। लगभग 319 से ज़्यादा लोग इस घटना में मारे गए थे। आज भी पूरा देश जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद करता है और सभी की आंखें नम हो जाती हैं। तो 1919 में जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के साथ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में एक संधि हुई जिसे हमने कहा सीवर्स की संधि। सीवर्स की संधि के अंतर्गत जो एक मुस्लिम बाहुल्य इस्लामिक देश था टर्की, टर्की का विघटन कर दिया गया और यहाँ टर्की में जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु होते थे उन्हें कहा जाता था खलीफा। खलीफा तो वह बैठते थे। तो भारत का इस्लाम जगत भी इससे आहत हुआ। तो इसीलिए यहाँ के दो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली।
यह दो भाई थे, शौकत मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया और मुस्लिमों के द्वारा यह अपने अधिकारों के द्वारा उन्हें पता चल गया कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है वह न हिंदुओं का सहिता है, कहने का मतलब ना हिंदुओं के लिए अच्छा सोचता है ना मुस्लिमों के लिए। तो इन लोगों ने अपने आंदोलनों के माध्यम से एक होने की शपथ ली और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ दिया। इसीलिए 1919 के बाद 1920 में चलने वाले असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी एक विशाल जन समुदाय को एकत्र करने में सफल हुए और मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं के साथ साथ जितने भी किसान, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगपति थे, सभी ने महात्मा गांधी का साथ दिया। तो इसी बीच 1919 का एक अधिनियम आया था जिसे हमने कहा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय, इन दोनों के संयुक्त नाम से मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन, अगर कहें भारत में नहीं, सॉरी, प्रांतों में द्वैत शासन, क्योंकि जो प्रांत हुआ करते थे वहाँ पर दोहरा शासन जो अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत थी उनके द्वारा लगाया गया, क्योंकि देखा गया कि इस समय तक विभिन्न जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं सब अपने अधिकारों की बात करते थे। तो स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकार अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिए गए और वह अधिकार जैसे वर्तमान में हमारे कहें कि गांव में ग्राम प्रधान को प्रदान होते हैं, उसी प्रकार के अधिकार स्थानीय प्रांतों को प्रदान कर दिए गए, जिसमें कि दो विषयों में इसको बांट दिया गया। दो विषयों में बांटने का मतलब है, जैसे एक है हस्तांतरित और एक थे आरक्षित। तो यह ठीक उसी प्रकार से जैसे एक हस्तांतरित में है कि कुछ विषय आप दे सकते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सफाई है। ये विषय आप जो स्थानीय स्तर पर, चाहे वो प्रांत है चाहे वो गाँव है, उसको दे सकते हैं। लेकिन जैसे विदेश है और सेना है और संचार है, इन्हें आप आरक्षित, जैसे केंद्र ने अभी भी ये अपने पास रखे हैं और ये प्रांतों को दे दिए हैं। तो उसी प्रकार से उस समय पर ब्रिटिश जो संसद थी उनके द्वारा भी द्वैत शासन प्रणाली चलाई गई और विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। इस पर नियम बनाने और सभी अधिकार हस्तांतरित विषय